हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको 2012 का प्रीवियस ईयर का पेपर करा दिया था, जिसमें हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे और आपके 15 क्वेश्चन बचे हुए थे। तो चलिए वे 15 क्वेश्चन हम आज आपको करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य स्तर की एक एकल ज्ञान प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, 2 प्रयोजनात्मक उपागम, 3 प्रगतिशील चिंतन, 4 लैंगिक पूर्वाग्रह। तो चलिए आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट से और कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब यहाँ पे क्या है, लड़कियों को वरीयता देना। यहाँ पे से लड़कियों या लड़कों किसी एक में से किसी एक को वरीयता देना, मतलब वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। मान लीजिए कोई लड़की है, उसे अगर हम कहते हैं कि सिर्फ लड़के को ही मैथ आता है, लड़की को नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लड़के को वरीयता दे रहे हैं। और अगर हम किसी लड़की को कहते हैं सिर्फ लड़की को ही खाना बनाने आता है, लड़के को नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ लड़की को वरीयता दे रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक को, लड़की हो या चाहे लड़का हो, किसी एक को वरीयता देने का मतलब है वहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, वैगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आनुवंशिक, 2 है नैतिक, 3 है शारीरिक, 4 है सामाजिक। तो चलिए आंसर बताइएगा आप सभी। चलिए यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे वैगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे की व्याख्या होती है, जो व्याख्या की जाती है, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए, ये वैगोत्स्की का कहना है। क्योंकि उनका कहना है कि जो सामाजिकरण और समाज में जो समाज से और संस्कृति से बच्चा जो सीखता है, वह उसी के अनुकूल अपने भाव और विचार और दृष्टिकोण को क्या करता है, उसी के अनुकूल अपनी मानसिक क्षमताओं का क्या करता है, विकास करता है। यदि आप जिस समाज में, जिस सांस्कृतिक में रह रहे हैं, तो आप उसी प्रकार से अपनी भावनाओं और अपनी जो आपका विकास है उसी हिसाब से होगा, आप उसी के अनुरूप ढल जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ये वैगोत्स्की जी का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 1 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, 2 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, 3 वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, 4 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो चलिए आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलिए तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे जो हमारे गार्डनर है वो कहते हैं कि जो हमारे गार्डनर है, तो गार्डनर के जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसके अनुसार ये है कि बुद्धि क्या है, एक स्वरूप एकांगी न होकर वो बहुकारिक होती है। बुद्धि एक तरह की नहीं होती, बुद्धि क्या होती है, अनेक तरीके की होती है। मान लीजिए कोई आप 2-4 इंसान है, तो सारे इंसान के क्या होगा, बुद्धि क्या होगी, अलग अलग तरीके से की, सबके एक ही तरीके की बुद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पे गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत ये है कि बुद्धि क्या होती है, एक तरीके की नहीं होती, वह बहुत से तरीके की होती है, मतलब बहु कार्य की होती है। बुद्धि क्या होती है, बहु कार्य की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, वह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, 2 है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, 3 है सीखने की तत्परता, 4 है सक्रिय भागीदारिता। तो चलिए आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय भागीदारिता। क्योंकि अगर कोई शिक्षिका है जो अपने कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दे रही है, अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह की चर्चा कर रही है, सहयोगात्मक अधिगम अपना रही है, उसको अपनाने के लिए क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, तो उसमें क्या होगी, उसकी सक्रिय भागीदारिता होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन 1 है बैठने की उचित व्यवस्था, 2 शिक्षक अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, 3 विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, 4 विषय वस्तु की प्रवृत्ता। तो आंसर बताइएगा। आंसर फटाफट से दीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु में प्रवृत्ता, क्योंकि एक शिक्षक है वो क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करने का वाले कारक है। मतलब क्या है, विषय वस्तु की प्रवृत्ता। कोई शिक्षक है उसे अपने विषय वस्तु की में प्रवीण होना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी विषय वस्तु को अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो ही वो अपने अधिगम को क्या करेगा, प्रभावशाली बना सकता है। नहीं तो अपने अधिगम को प्रभावशाली नहीं बना सकता है। अगर उस विषय के शिक्षक जिस विषय को पढ़ा रहा है उस विषय के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो किसी भी शिक्षक को क्या करता है, वो उसको प्रभावशाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, 2 है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, 3 है नैतिक मुद्दों के आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, 4 है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो चलिए आंसर बताइए फटाफट। आप सभी आंसर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें आंसर लिखिएगा, और आप ये देखते रहिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं और कितने गलत क्वेश्चन किए हैं, आप सभी देखते रहिएगा। तो चलिए इसका हम देखते हैं। आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ धार्मिक शिक्षा को ही महत्व देंगे। दूसरा है व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देशन देकर, आप निर्देश देना बिल्कुल नहीं देंगे। ये निर्देश देना क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन नंबर 1 वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सके, 2 पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, 3 वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, 4 शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो आंसर दीजिएगा आप सभी। चलिए तो हम आंसर बताते हैं। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा है वो अपने समवयस्क के साथ बैठता है तो वो सामाजिक कौशल को सीखेगा, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग समाज से आते हैं और उनके अंदर अलग अलग कौशल होता है, और वे एक दूसरे से क्या करेंगे, सामाजिक कौशल को सीख सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, 2 उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, 3 सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, 4 प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसका आंसर दीजिएगा आप सभी। चलिए आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बच्चे की अगर आप एक शिक्षक है, यहाँ मान लीजिए अगर आप एक शिक्षक है तो आपको कोई निरयोग बच्चा मिलता है तो आप क्या करेंगे, उस अनुसार आप आंसर बताएंगे कि बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा NCERT जो समावेशी शिक्षा को मान्यता देती है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं, ये समावेशी शिक्षा के उसमें नहीं आता है। चौथा क्या है, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हुआ, सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, 2 तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, 3 विकल्पों के निर्वेचन और विश्लेषण करने की योग्यता, 4 सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आप सभी उत्तर बताइएगा, फटाफट से उत्तर दीजिएगा।
तो चलिए देखते हैं, सामाजिक मुद्दों से सरोकार बिल्कुल नहीं, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की करने की योग्यता नहीं, तार्किक रूप से समस्या समाधान बिल्कुल नहीं, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। देखिए, अगर हमारा जो बच्चा इंद्रियगामक बच्चा है वो क्या होगा, 2 वर्ष का, 2 वर्ष तक ही बच्चा क्या करेगा, उसमें 2 वर्ष तक माना जाता है इंद्रियगामक। और ये क्या करता है, भाषा और व्यवहार का क्या करता है, अनुकरण करता है। वो तार्किक रूप से समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि 2 वर्ष का बच्चा आपका तार्किक रूप से सोच नहीं सकता है। विकल्प निर्वचन और विश्लेषण भी वो नहीं कर सकता है। सामाजिक मुद्दों से वो तो बहुत ही दूर रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला है पालन पोषण और शिक्षा का, 2 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, 3 केवल वातावरण का, 4 केवल आनुवंशिकता का। तो आप लोग बताइएगा उत्तर यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 से केवल आनुवंशिकता का बिल्कुल नहीं। केवल क्या है, ये केवल जहाँ आ जाएगा वो हमारा टैग वर्ड आ जाएगा। तो टैग वर्ड मतलब जहाँ केवल आ जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल मतलब ये गलत है। पालन पोषण और शिक्षा का ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ऐसा ही बताया गया है, 3 इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं, 4 बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो आंसर फटाफट से करिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कि शिक्षार्थी हमेशा समूह से बेहतर सीखते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि समूह से ही बेहतर सीखेगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसा बताया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं बताया गया है। और ऑप्शन नंबर 3 है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब उन्हें ज़बरदस्ती क्या करेंगे, उन्हें ज़बरदस्ती अनुशासित करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बच्चे के जो विकास दर होता है वो अलग अलग होता है। और वे क्या करते हैं, उनका जब विकास दर अलग अलग होगा तो वो अलग अलग तरीके से सीख सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन नंबर 1 है प्राकल्पना का परीक्षण करना, 2 है समस्या के प्रति जागरूकता, 3 प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, 4 प्राकल्पना का निर्माण करना। तो फटाफट से उत्तर बताइएगा आप सभी, कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिएगा, उत्तर बताते रहिएगा। और आप देखिए कि आप कितने मार्क्स से 15 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स को गेन कर पा रहे हैं। 15 मार्क्स में से अगर आप लोग 12 तक पहुंच जा रहे हैं तो आप ठीक ठाक चल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें से हमारा क्या होगा, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का क्या पूछा है, पहला चरण पूछा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये 6 स्टेप में होता है। ये क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति हमारा 6 स्टेप में होता है। जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। फटाफट आंसर करिएगा। तो चलिए इसमें से देखते हैं, व्यावसायिक बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं, अनुभविक। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में, वैसे तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन तो इसमें से दोनों भी हो सकता है, क्योंकि सीखने के क्षेत्र में आप अनुभव से भी सीख सकते हैं, अनुभव से भी बच्चा सीख सकता है, और प्लस भावात्मक क्षेत्र में भी बच्चा सीख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप हमें कमेंट करिएगा कि आप कौन सा आंसर आपके लिए सही है। आप 28 का आप एक बार कमेंट करिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं तब तक हम 29 का है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि ऑप्शन 1 समझौता कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, 2 बच्चा बुद्धिमान नहीं है, 3 बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, 4 बच्चे के अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो फटाफट आंसर बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके और बचे हैं।
चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। बच्चे को आप हर जगह अनुशासित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। चलिए यहाँ पे अगर सब ऐसा नहीं है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है तो वो ऊबने लगेगा, और ऐसा नहीं है कि बच्चे अनुशासित करने की ज़रूरत है बार बार तो वो ऊबने लगेगा तो उसे आप बार बार अनुशासित करेंगे। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। बच्चा बुद्धिमान नहीं, ऐसा नहीं कि बच्चा बुद्धिमान नहीं तो वो किसी चीज़ से बार बार ऊबेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यदि आपको ही कोई कार्य बार बार कराया जाए तो आपको क्या होने लगता है, ऊबन होने लगता है। तो अगर कोई कार्य को हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं तो हमें वहाँ क्या होने लगता है, ऊबन होने लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है प्राय शिक्षार्थी की त्रुटियां डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वे कैसे सीखते हैं, 2 है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, 3 है सीखने की अनुपस्थिति, 4 है शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर। चलिए उत्तर बताइएगा आप लोग, और हमें कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को लिख के बताइए आपने कितने मार्क्स को गेन किया है। तो चलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये सीखने की अनुपस्थिति बिल्कुल नहीं, शिक्षार्थी सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है, वे कैसे सीखते हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से क्वेश्चन लाएंगे, और हम ट्राई करेंगे कि आपको अब हम एक वीडियो में 30 क्वेश्चन को दे सकें। हमने 2 वीडियो में इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो पूरे 30 के 30 क्वेश्चन आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।